नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। देखिए, आज एक छोटी सी घटना जो 2019 में घटी थी, छोटी सी कहना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस घटना का असर बहुत बाद तक, मैं कहूंगी आज के दिन तक भी, क्योंकि 2019 और आज 2025 2 जनवरी को हम इस बारे में बात कर रहे हैं। इससे छोटी घटना कहना मुझे नहीं लगता है मुनासिब होगा। एक घटना को एक कहानी के रूप में बताने का प्रयास करें और उसके बाद आपको अपनी आंखों से दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी कि वाकई में घटना के बारे में बात करना बेहद जरूरी था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें या फिर संविधान में जितने रूल्स रेगुलेशन, जितने आर्टिकल, जितनी तमाम चीजें लिखी गई हैं, वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए और आम जनता के बारे में लिखी गई है। देश कैसे चलेगा इसको लेकर लिखी गई है। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ हम पुलिस की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी सेवा में तत्पर रहती है। सिंपल अगर पुलिस का मतलब हम समझे तो ये होता है कि पुलिस वो होती है जो हमारी बुरे समय में हमारे ऊपर हो रहे अपराधों को लेकर हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो इसका कितना बुरा और बेइंतहा असर कई आम जिंदगियों पर पड़ता है और कहीं ना कहीं इतिहास में भी लिखा जाता है। 2019 में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिन पर बात भी की होगी, बात करना वाजिब भी बनता है और बताया भी गया होगा। लेकिन एक चीज आपने जरूर सुनी होगी कि भगवान के पास देर है अंधेर नहीं। अब अगर मैं ये लाइन सुप्रीम कोर्ट के विषय में भी कहूं कि उसके यहां देर है अंधेर नहीं है, देर होने का मतलब है देर लग सकती है लेकिन बिल्कुल अंधेरा हो ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन प्रकाश जरूर आएगा। अब ज्यादा आपको उलझाते ना हुए सीधा बता देते हैं कि आखिर 2019 में ऐसी क्या घटना घटी जिसको आज कहानी के तौर पर हम बता रहे हैं। उसके बाद जिस व्यक्ति के बारे में हम ये घटना आपको बताने वाले हैं, वो उसके मुंह से आप खुद सुनेंगे कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ और आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब तमाम चीजें आम जनता के लिए, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है, फॉर द पीपल टू द पीपल, और जितनी पूरी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ यही बताया जाता है कि आम लोगों की रक्षा करना। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जब रक्षक भक्षक बन जाए तो कहीं ना कहीं मुसीबत और बढ़ती चली जाती है। अब अपनी कहानी पर लौट कर आते हैं। देखिए, कहानी है उस एक पत्रकार की जो रोजमर्रा अपनी जिंदगी में तमाम चीजें दुनिया के सामने रखने की कोशिश करता है, उनको बताने की कोशिश करता है कि क्या कुछ देश में चल रहा होता है। लेकिन ऐसा भी एक दिन आएगा कि कहीं ना कहीं वो पत्रकार और उसकी जिंदगी और उसका घर और उसके घर परिवार के तमाम लोग सुर्खियां और चर्चा का विषय बन जाएंगे। बात साल सन 2019 में सितंबर महीने की है, जब वो पत्रकार अपने पूरे घर वालों के साथ, उसकी पत्नी भी होती है, उसका भाई भी होता है, भाई की पत्नी भी होती है, बच्चे खेल रहे होते हैं, तमाम घर परिवार के लोग अपने घर की छत के नीचे बैठकर चाय पी रहे होते हैं। अचानक कुंडी खड़कने की आवाज आती है और 4-5 आईपीएस ऑफिसर होते हैं, यानी कि तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद होते हैं और उनके साथ कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी मौजूद होते हैं, यानी कि 6-7 लोगों का जाप्ता घर के गेट के बाहर खड़ा होता है और उसके बाद वो उससे कहता है कि आपका घर गिराया जाएगा। ये सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अचानक बदहवास हालत में आपको सिर्फ एक बात कही जा रही है कि आपका घर गिराया जाएगा, ये अवैध है। यहां तक ठीक था, लेकिन उस पत्रकार का कहना है कि उसे इतना भी समय नहीं दिया गया कि वो अपने घर से मंदिर उठा ले, उसे इतना भी समय नहीं दिया गया कि जितने पैसे जो भी कुछ घर में रखे वो उठा ले, इतना भी समय नहीं दिया गया। ये उसकी अपनी जुबानी बताई गई कहानी है। कितना भी समय नहीं दिया गया कि उसके छोटे भाई की पत्नी जो गर्भवती है, जो चूल्हे पर बैठकर चाय बना रही थी, गैस चूल्हे पर चाय बना रही थी, इतना भी समय उसको नहीं दिया गया कि वो गैस चूल्हा बंद करके घर से बाहर निकल जाए। ये पूरी बर्बरता जो उस पत्रकार के साथ और उसके परिवार के साथ बरती गई, कहीं ना कहीं इतिहास में नामित हो गई। उसके बाद मात्र कुछ ही सेकंड लगते हैं, उसका घर गिरा दिया जाता है। अब आप सोचकर देखिए कि कभी अगर अचानक ऐसा हो कि आप अपने घर पर बैठे और अचानक ऐसा हो कि कहा जाए कि आपका घर गिरा दिया जाएगा और मात्र चंद मिनटों के बाद आपका घर गिरा दिया जाता है। उस पत्रकार का नाम आकाश टिबड़ेवाला है, मनोज टिबड़ेवाल आकाश, जो आपने सुना होगा। उसके बाद क्या कुछ उस परिवार पर गुजरती होगी कि जो हम दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं, आज वो अचानक हमारे साथ हो गया और वो लोग उसमें शामिल थे जो कहीं ना कहीं शपथ लेते हैं, कस्में खाते हैं कि हम आम जनता की सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद आकाश ठान लेते हैं कि ये जो अन्याय हमारे साथ हुआ है
मैं न्याय खुद के लिए जरूर मांगूंगा, एक छोटी सी कोशिश मैं जरूर करूंगा। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी देर है अधेर नहीं, ऐसा ही हुआ। और मैं आपको बता दूं कि इसमें बरूज आकाश का ये कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ ये पूरी तरीके से इलीगल तरीके से हुआ, कोई नोटिस हमें नहीं दिया गया, हमें समय नहीं दिया गया कि हम अपने परिवार वालों को बाहर सुरक्षित निकाल सके, हमें समय नहीं दिया गया कि हम भगवान की मूर्ति को, अपने मंदिर को उठाकर अपने साथ ले गए। कहीं ना कहीं इलीगल अवैध तरीके से हुआ है, क्योंकि अगर मकान गिराना है तो उसका नोटिस दिया जाना चाहिए, जो कि हमें नहीं दिया गया। उसके बाद आकाश सोचते हैं कि कहीं ना कहीं न्याय मांगने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा आज मेरे साथ हुआ है तो ना जाने और कितने ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं इसका शिकार बन जाएगा। उसके बाद 2019 की घटना जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आकाश कहीं ना कहीं 4 पन्नों का एक शिकायती पत्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाते हैं। और आप ये देखिए कि जैसे मैं बार बार दोहरा रही हूं कि देर भले ही लगी है, लेकिन इस पर संज्ञान लिया गया है। 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेता है और उसे एक रिट मान लेता है। उसके बाद संज्ञान लेने के बाद आप ये देखिए कि ऐतिहासिक फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि संज्ञान लिया गया है 26 लोगों पर, जिसमें IAS, IPS और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, और कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर के सभी लोग शामिल हैं। उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। बुलडोजर शाही आपने देखी होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और राज्य सरकार को लताड़ा है कि क्या आपने हिटलर शाही करी है। अगर आपको कहीं ना कहीं घर गिराना था तो आपको नोटिस देना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद 30 दिसंबर 2024 की मैं बात कर रही हूँ, सोमवार की मैं बात कर रही हूँ, महाराजगंज कोतवाली में FIR दर्ज की जाती है और राज्य सरकार को कहा जाता है कि 25 लाख का जुर्माना आप उस पीड़ित व्यक्ति को देंगे, और अलग से जो उनके पैतृक घर गिराने में जो नुकसान हुआ है, जो उनकी दुकानों को नुकसान हुआ है, उसका अलग कंपनसेशन भी मनोज आकाश को दिया जाएगा, क्योंकि ये एकदम अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से आकाश के साथ हुआ। तो ये पूरी जो कहानी, एक छोटी सी घटना हमने आपको बताने की कोशिश की है। उसके बाद कहीं ना कहीं एक उम्मीद आकाश के मन में जगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया है और बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। और जो हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश जो आए थे DY चंद्रचूड़, उनके पूरी पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा है कि उनको कंपनसेशन दिया जाएगा और उन 26 लोगों पर FIR दर्ज की जाएगी। उसके बाद आकाश ये भी कहते हैं कि अगर इसके बाद भी किसी ने मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की या फिर निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की UPSID ने जांच नहीं की, तो उसके बाद वो CBI में मामला लेकर जाएंगे, लेकिन वो हार मानने वाले बिल्कुल नहीं। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर ऐसा अन्याय आपके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आवाज आपको भी उठानी चाहिए, क्योंकि अन्याय करना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना अन्याय सहना। तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। अब हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे कि क्या कुछ आकाश का कह रहा है इस पूरी घटना को लेकर। इस जुल्म व अत्याचार को लेकर मेरे द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए 4 पन्ने के शिकायती पत्र का स्वतः संज्ञान देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया और मेरे शिकायती पत्र को ही रीट में बदल दिया, और फिर शुरू हुई मामले की व्यापक सुनवाई। इस मामले में लंबी अदालती लड़ाई के बाद दिनांक 6 नवंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पैतृक मकान को गैर विधिक तरीके से गिराने के लिए अफसरों को पूर्ण रूप से दोषी पाया और कहा कि मनोज टिब्रेवाल आकाश का मकान पूरी तरह से जायज था। इसके बाद गैर कानूनी तरीके से पैतृक मकान को ध्वस्त कर दिया गया था, जो पूरी तरह असंवैधानिक कृत्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बेहद सख्त आदेश देते हुए इस मामले में राज्य सरकार पर 25 लाख रुपए का दंडात्मक जुर्माना लगाया और इस 25 लाख रुपए को तत्काल याचिकाकर्ता यानी मुझे मनोज टिब्रेवाल आकाश को देने का आदेश दिया। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पैतृक मकान व दुकानों के ध्वस्तीकरण का मुआवजा अलग से देने का आदेश दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गैर विधिक ध्वस्तीकरण के समस्त दोषियों के खिलाफ मेरी तहरीर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के DGP यानी कि पुलिस महानिदेशक
तत्काल एफआईआर पंजीकृत करें तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केस की विवेचना का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी जिला पुलिस को नहीं दिया बल्कि यूपी सीबीसीआईडी से कराने का आदेश दिया है। यहां मैं सबसे महत्वपूर्ण बात उल्लेखित करना चाहता हूं, यदि उत्तर प्रदेश की सीबीसीआईडी ने निष्पक्ष न्याय नहीं किया तो यह केस मैं सीबीआई तक लेकर जाऊंगा और इस केस में जैसे इतिहास बने हैं अलग अलग, उसी तरह से इस मकान को गिराए जाने के ध्वस्तीकरण के मामले की जांच यूपी सीबीसीआईडी के बाद सीबीसीआईडी से मैं कराने का पूरा प्रयास करूंगा। 30 दिसंबर की रात यानी कल रात में महाराजगंज कोतवाली थाने में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक ने मुकदमा अपराध संख्या 629/2024 629/2024 धारा 147, 166, 167, 323, 504, 506, 427, 452, 342, 336, 355, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत कराई है। इन धाराओं में आजीवन कारावास की सजा का प्राविधान है। इस एफआईआर में तत्कालीन आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों, नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों, इसके अलावा एलआईयू महाराजगंज के 2 इंस्पेक्टरों तथा महाकालेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत करने का नामजद जो आदेश दिया था वो एफआईआर पंजीकृत हो चुकी है तथा साथ ही साथ कई अन्य अज्ञात लोग हैं जो दौरान विवेचना उनके नाम प्रकाश में आएंगे। अब इनका नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उनके पद नाम के साथ कुल 26 लोग हैं, जिनमें तत्कालीन जिलाधिकारी और 2010 बैच के आईएएस अफसर अमरनाथ उपाध्याय, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी कुंज बिहारी अग्रवाल, तत्कालीन कार्य अधीक्षक SOW अविनी ई राजमार्ग लोक निर्माण विभाग गोरखपुर मणिकांत अग्रवाल, अशोक कन्नौजिया अधीक्षण अभियंता राष्ट्रीय मार्ग वृत्त लोक निर्माण लखनऊ, नेशनल हाईवे के आरओ दिग्विजय मिश्रा, नगर पालिका महाराजगंज के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी राजेश जायसवाल, नेशनल हाईवे के स्थानिक अभियंता आरके सिंह, नेशनल हाईवे के स्थानिक अभियंता देवानंद यादव, महाराजगंज के तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष शुक्ला, महाराजगंज के तत्कालीन एलआईयू इंस्पेक्टर राजन श्रीवास्तव, वर्तमान में महाराजगंज में कार्यरत एलआईयू इंस्पेक्टर संतोष सिंह, तत्कालीन शहर कोतवाल सर्वेश कुमार सिंह, तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर निर्भय कुमार सिंह, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर एसके सिंह रघुवंशी, तत्कालीन नगर चौकी इंचार्ज नीरज राय, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर अविनाश त्रिपाठी, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर जयशंकर मिश्र, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर रणविजय, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर कंचन राय, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर मनीषा सिंह और महाकालेश्वर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मालिक ठेकेदार अनुज सिंह और सुनील द्विवेदी। इसके अलावा महाकालेश्वर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर HN पाल, उनके कर्मचारी संतोष, टीम लीडर यानी कि अथॉरिटी इंजीनियर SK वर्मा, अधिकृत अभियंता राकेश कुमार, ये 26 लोग नामजद हैं और इनके अलावा कई अन्य अज्ञात हैं जो दौरान विवेचना जिनका नाम प्रकाश में आएगा वो भी आरोपी बनेंगे और उनको सजा मिलेगी। मैं दोहराना चाहता हूं यहां पर उत्तर प्रदेश सीबीसीआईडी से जांच का आदेश दिया गया है, लेकिन एक पीड़ित के तौर पर
यानी यूपी सीबीसीआईडी उत्तर प्रदेश के किसी भी आईएएस आईपीएस के दबाव में आकर गलत विवेचना करती है तो मैं पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा और इसकी विवेचना सीबीआई को ट्रांसफर करवाऊंगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो।